गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई बाई राघव जयदीप। तो मैं आज आपको क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाने वाला हूं, जो CSIR नेट वाले बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो है ही, ये चैनल ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो जाएगा। और फर्स्ट ग्रेड टीचर वालों के लिए RPSC की जो तैयारी कर रहे हैं और IIT JAM वाले जेस्ट वाले भी इस वीडियो के लाभ उठा सकते हैं। तो देर ना करके क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई। तो डेफिनेशन में हम देखते हैं कि द अर्लीस्ट रिसर्च टू स्टडी द मोशन ऑफ ए माइक्रोबॉडी इन प्रेजेंट सेंचुरी इज़ नोन एज क्लासिकल मैकेनिक्स। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो अर्लीस्ट स्टडी की गई, जो मतलब 1900 मैंने पहले भी वीडियो में पढ़ा रखा था कि 1900 से पहले की जो मैकेनिक्स है उसके क्लासिकल मैकेनिक्स सांख्यिकी भौतिकी के अंदर रखते हैं हम। तो अर्लीस्ट रिसर्च बड़ी सारी माइक्रोबॉडी मतलब एक तो माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। मैक्रो मतलब बड़ी वस्तुएं जो हमें दिखाई देती है, हमारी प्रकृति नेचर के अंदर दिखाई देती है, वो मैक्रो के अंदर आ जाती है। और माइक्रो जो पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे माइक्रो पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिकल फिजिक्स में हम पढ़ेंगे तो माइक्रो पार्टिकल वो हो जाते हैं। तो मैक्रो और माइक्रो का मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो द अर्लीस्ट वर्क ऑन दिस वाज प्रेजेंटेड बाय सर आइजैक न्यूटन गिव 3 लॉज ऑफ मोशन। तो इसके अंदर सर आइजैक न्यूटन इसके क्लासिकल मैकेनिक्स के फादर कहे जाते हैं। आपको पता भी है, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो मैकेनिक्स को हमने 2 पार्टों में डिवाइडेड कर दिया मेनली, कि काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे हम और उसके डायनेमिक्स को। काइनेमेटिक्स के अंदर हम एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है, ये वाली चीज़ें देखते हैं। और इसके डायनेमिक्स के अंदर मतलब कि मोशन क्यों होती है, इसका कारण क्या है, गति के कारणों का अध्ययन किया जाता है। मोशन मतलब गति के कारणों का अध्ययन किया जाता है, तो डायनेमिक्स के अंदर आती है। तो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया। अब देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ऑब्जर्व क्या मोशन कि सर आइजैक न्यूटन साहब ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, कैसे मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टार्ट किया। क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन साहब पे कैसे, क्या उन्होंने सोचा प्रकृति के बारे में, क्या देखा उन्होंने, और कैसे फिर इसको डेवलप किया क्लासिकल मैकेनिक्स को। तो ये देखते हैं। मोशन क्या होता है, चेंज इन स्टेट या पोजीशन मतलब स्थिति में परिवर्तन ही मोशन कहलाती है। तो स्टेट से आ गया होगा समझ में। तो मोशन देखते हैं कि मोशन आइजैक न्यूटन ने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन ऑब्जर्व किया उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि सर्कुलर मोशन है एक प्रकार की। तो सर्कुलर मोशन मतलब एक कोई लड़का है जो कार चला रहा है, तो एक मतलब फिक्स पाथ के अंदर सर्कुलेटरी मोशन में एक वर्तीय गति के अंदर मोशन कर रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन हो गई। जो उसको सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, फिर ये इसका सेंटर हो जाता है, तो निश्चित पाथ में वो गति कर रहा है, तो मोशन कर रहा है। ये सेकंड पे उन्होंने देखा कि ये कार है जो एक सड़क पे चल रही है, सीधी डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन में, तो उसको हम लीनियर मोशन कह देते हैं। एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में चल रही है, फिक्स एक डायरेक्शन में चल रही है, तो लीनियर मोशन कह देते हैं इसको। रोटेशनल मोशन जो फैन है, फैन की जो मतलब एक ही अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है, मतलब एक ही फिक्स पार्ट को रोटेट कर रही है, वो हम रोटेशनल मोशन के अंदर कह देते हैं। रोटेशनल मोशन आ गई। उन्होंने देखा, ये सर आइजैक न्यूटन देख रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, इन मोशन के अंदर क्या होता है, कौन कौन सी मोशन होती है। तो मेनली इन पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि वॉच के अंदर जो घड़ी है, एक घड़ी जो इसका एक पेंडुलम है, पेंडुलम में ये रहा पेंडुलम। तो पेंडुलम में क्या है, फिक्स एक दोलन कर रहा है, फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर फिक्स दोलन कर रहा है, तो उसको पीरियोडिक मोशन SHM के अंदर पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर पढ़ेंगे हम इसको। तो पीरियोडिक मोशन हो गई। बाद में इसका डिटेल से हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे बाद में, मगर एक बार देखते हैं कि मोशन कौन सी होती है, क्या देखा उन्होंने। तो पीरियोडिक मोशन हो गई। फिर बाद में ये ट्रेजेक्टरी मोशन, एक लड़का है जो एक बॉल को फेंक रहा है ऊपर की ओर, तो ये ऊपर जाके वर्टिकल डायरेक्शन में जाके फिर बाद में एक फिक्स ट्रेजेक्टरी को फॉलो करके नीचे वापस आ रही है। तो ये वाली जो ये बॉल हो गई, तो ये वाली चीज़ कौन सी होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति के अंदर आ गई। ये पीरियड के अंदर आवर्तकाल के अंदर आवर्त गति, सरल आवर्त गति हो गई। और रोटेशनल मतलब
घूर्णन गति हो गई, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई। प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति इनमें देखा भी कि इसमें लड़का ट्रेजेक्ट्री कौन सी बना रही है, तो ये प्रक्षेप्य गति के अंदर देख लिया हमने। फिर बाद में छठे नंबर पे हमने उन्होंने देखा भाई केपलर्स का देखते हैं इसमें। तो भाई केपलर्स ने इनमें एक सूर्य है, सूर्य के ग्रह चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये प्लेनेट है, ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इलेप्टिकल पाथ को फॉलो करता है, तो ये प्लेनेटरी मोशन होती है। केपलर्स ने इन्होंने अध्ययन किया था, स्पेस एंड टेलीस्कोप के अंदर ही देखते रहते थे, तो वो केपलर्स को भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट माना जाता है। उन्होंने ये 3 लॉ दिए थे अपने, केपलर्स के 3 नियम। भाई एरिया फिक्स टाइम में फिक्स एरिया कवर करता है, इसको अच्छे तरीके से बाद में और पढ़ेंगे हम। और फिक्स टाइम इंटरवल का के होल स्क्वायर की ये इसके अंदर गुण, ये मेजर एक्सिस होती है दीर्घवृत्त के अंदर, इलिप्टिकल इलिप्स के अंदर, तो ये 2 फोकस होते हैं इसके अंदर। तो इन दोनों को एक फोकाई पे एक सूर्य स्थित होता है, मतलब सन स्थित होता है, तो वो फिक्स एक फोकाई पे स्थित होता है। और ये फोकस हो गए, 2 इसके फोकस होते हैं दीर्घवृत्त के अंदर, तो किसी एक फोकस पे स्थित होता है सूर्य। ये तो पहला नियम था उसका, केपलर सर का। तो सेकंड नियम था कि वो फिक्स एरिया 81 बराबर 80 फिक्स टाइम में फिक्स्ड एरिया को कवर करता है, तो एरिया इक्वल टू 81 बराबर 82 समय, फिक्स समय में। और ये आवर्तकाल मेजर सेमी मेजर एक्सिस के प्रोपोर्शनलिटी होता है। तो ये सर केपलर स्पेस एंड टेलीस्कोप में देखते रहते थे, मोशन प्लेनेट स्वीप इक्विलेटर इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो ये प्लेनेटरी मोशन हो गई। और ये ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ेंगे हम अच्छी तरीके से। तो ऐसे देखा, क्या देखा अब इन्होंने, अपन ने क्या पाया, मैं भाई आइजैक न्यूटन ने क्या क्वेश्चन किया होगा अपने टाइम पर। तो उन्होंने देखा मैनी डिफरेंट मोशन वी ऑब्जर्व दैट वाट, क्या सब मोशन के लिए अलग अलग रूल होंगे या सब मोशन के लिए सिंपल एक ही रूल हो सकता है। भाई मोशन सारी, इतनी सारी मोशन है, तो उनके लिए क्या क्या अलग अलग रूल हो सकते हैं या सिंपल एक ही रूल हो जाएगा। तो ये देखा उन्होंने। तो आंसर हमने देखा कि इन दीज मोशन वी डिवाइडेड इनटू 2। तो अब इन मोशन के अंदर आपने भी देखा होगा कि एक तो सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब फिक्स टाइम में फिक्स पाथ को फॉलो कर रहा है, तो वो तो यूनिफॉर्म हो गया। सपोज कार इज यूनिफॉर्म मोशन, भाई ये कार है, लीनियर मोशन गति कर रही है, तो कार के अंदर यूनिफॉर्म मोशन हो गई एक तो। और सपोज कार इज नॉट यूनिफॉर्मली मूविंग, मतलब फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर, फिक्स समय के अंदर फिक्स वेलोसिटी को नहीं फॉलो कर रही है। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। तो मतलब टाइम इंटरवल के अंदर नहीं करना, फिक्स टाइम के इंटरवल के अंदर फिक्स वो नहीं करना, तो नॉन यूनिफॉर्म के अंदर आ गया। तो आप हर एक मोशन के अंदर देख सकते हो, सर्कुलर मोशन के अंदर भी भाई फिक्स टाइम के अंदर नहीं कर रहा है, ज़्यादा गति हो गई कहीं पे कम हो गई, तो नॉन यूनिफॉर्म के अंदर आ गया, तो वो सर्कुलर मोशन के अंदर। और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वो भी वही कि फिक्स से ऊपर गया, नीचे फिक्स टाइम पे गया, अंदर वापस देखा तो वापस फिक्स टाइम के अंदर नहीं आया, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर देख लिया हमने। फिर उसमें रोटेशनल मोशन में देख लिया ऐसे ही सारी। तो ऑल 5 सेकेंड टू 6th मोशन मेनली डिवाइडेड टू सब कैटेगरी हमने ये देखा। तो यूनिफॉर्म मोशन इट इज मीन्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू सेम टाइम इन सेम वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन में ये हो गया भाई सेम टाइम में सेम वेलोसिटी को रेस्पेक्ट टाइम में सेम वेलोसिटी हो गई उसकी, तो ये यूनिफॉर्म मतलब टाइम इंटरवल में फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स वेलोसिटी है। डज नॉट चेंज, वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस फिर उन्होंने देखा कि यार ये यूनिफॉर्म मोशन है। और स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन का यहाँ पे कंसेप्ट आ गया, ये आगे देखते हैं हम कि फिर वेलोसिटी स्केलर होती है, डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी ये देखेंगे हम। तो ये वाली ऑब्जर्व किया है यहाँ पे, ये कंसेप्ट आ गया नए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। मोशन को डिफाइन करने के लिए अपने को एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा, स्पीड देखनी पड़ेगी। वो उन्होंने फिर ये वाली चीज़ लेके आ गए, एक्सेलरेशन दे दिया उन्होंने, वेलोसिटी दे दी, स्पीड दे दी, तो ये वाली चीज़ हो गई। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट मीन्स वेलोसिटी सेम टाइम में सेम नहीं है इन दिस कंसेप्ट एक्सेलरेशन इन एडिशन। और इसके अंदर सेम टाइम में सेम वेलोसिटी नहीं है, तो फिर इसके अंदर एक्सेलरेशन मतलब त्वरण आ जाता है।
बट यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी ओनली। यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी आएगी मतलब, और नॉन यूनिफॉर्म में एक्सीलरेशन मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो एक्सीलरेशन भी ऐड हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने देखा कि ये मोशन, ये तो हो गई है मोशन की गति की, मोशन हो गया, उनको दो पार्ट्स में भी डिवाइडेड कर दिया, और मैं इसके नोट्स अच्छी तरीके से बाद में बता रहा हूँ, आगे देखते रहो इस वीडियो को। फिर बाद में उन्होंने सेकंड नंबर पे क्या क्वेश्चन किया कि मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो गए, टू डिवाइडेशन हो गए उसके। फिर मोशन हाउ इट इज़ हैपनिंग, मोशन हो क्यों रही है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आया होगा उन्होंने। सपोज वी कंसिडर्ड, फिर उन्होंने आंसर देखा कि सपोज वी कंसिडर एनी वन एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रक्षेप्य गति में उन्होंने देखा कि ये बॉयज़ है जो फिक्स ट्रेजेक्टरी प्रक्षेप्य पथ को यहाँ पे रह के ग्राउंड में वापस ये आ रही है, तो ये क्यों आ रही है, तो बाद में डिटेल से पढ़ेंगे प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। मगर उन्होंने देखा कि मोशन हो रही क्यों है, तो इन्होंने देखा so it can observe that there is some external agency being required to change the state of a object। मतलब एक ऐसी एजेंसी है जो इसकी फिक्स स्टेट को चेंज कर रही है, तो ये वो कौन सी होगी, फोर्स, मतलब एक फोर्स लगा रहा है ऐसा कि उस पाथ को ये फॉलो कर रहा है, तो इस कारण मतलब एक इस पर एक बल, ऐसा एजेंसी, उसको बल कह दिया, तो यहाँ पे बल पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो एक फिक्स एजेंसी है जो उस पर फोर्स एग्जर्ट कर रही है और उसकी स्टेट को चेंज कर रही है, तो सो इट कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज सम एक्सटर्नल एजेंसी बीइंग रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट थिंग्स, पोजीशन को चेंज कर रही है। दिस एजेंसी एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी, दिस फोर्स में और मे नॉट बी कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, और ये कॉन्टैक्ट में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ये वाली चीज़। तो मतलब इसका सारांश ये हो गया कि मोशन के लिए एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए जो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी एंड उसकी पोजीशन को चेंज कर देगी, तो ये वाली चीज़ उन्होंने देखा। अब देखते हैं कि हम अब इसका पूरा सारांश का नोट्स देखते हैं हम कि क्या हो गया। तो फिजिक्स, अब फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मेन बात है क्लासिकल मैकेनिक्स प्लस। पहले देखते हैं कि फिजिक्स क्या पढ़ते हैं। तो नेचर की स्टडी मैंने बताया था पहले प्रीवियस वीडियो में मेरे में, द्रव्य और ऊर्जा के कोरिलेशन के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको फिजिक्स कहते हैं। तो मैन है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, हर एक एग्जाम को आप फाइट कर जाओगे आराम से, कुछ नहीं होगा। तो विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करा करो, मतलब जो प्रैक्टिकली नेचर के अंदर प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है उनसे ही फिजिक्स डिफाइन हो रही है। आपको हर एक चीज़ के अंदर फिजिक्स लगाने की कोशिश करा करो, तो विजुअलाइजेशन करना ज़रूरी है अपने को। तो प्रकृति में तो उससे ही अच्छी तरीके से फिजिक्स आएगी अपने को। तो क्लासिकल मैकेनिक इन विच स्टडी मोशन की स्टडी की जाती है और उसके कारणों की, कॉजेज ऑफ मोशन। तो इसके लिए हमें को सबसे पहले चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये देखते हैं हम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस उन्होंने देखा होगा सर आइजैक न्यूटन ने, तो उसके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन किया उन्होंने, विच स्टेट द पार्टिकल पोजीशन इन विच 3 एक्सिस। मतलब पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अंदर 3 एक्सिस ले लिया उन्होंने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि ग्राउंड पर आप जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ग्राउंड पर आप खड़े हो और एक बस के अंदर 2 बॉयज़ हैं, वो एक वेलोसिटी से बस आगे की ओर जा रही है। तो इसमें ये 2 लड़के हैं, तो इसमें ये फर्स्ट बॉयज़ है ना, जो इसके सापेक्ष तो ये रेस्ट के अंदर है, बट इस जो ग्राउंड पर आप लड़का खड़ा है इसके सापेक्ष तो ये मोशन के अंदर है ना, ये देख रहा है वो लड़का, तो ये लड़का देख रहा है जो, तो मोशन की इसके सापेक्ष तो ये मोशन के अंदर है। तो आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं ये डिपेंड करता है, आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं उस मोशन को, दैट मोशन और पोजीशन रेस्ट में है या मूविंग कंडीशन में है। तो इसके सापेक्ष तो ये समझ में आ गया होगा कि इसके सापेक्ष तो ये रेस्ट में है, बट इसके सापेक्ष ये देखेंगे हम बार वाले के सापेक्ष तो ये मोशन कंडीशन में है। तो ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए डिफाइन करना रहता है कि अपने को पहले बताना रहता है कि कौन से इसमें कौन सी पार्टिकल रखा हुआ है। तो आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं उस मोशन को, दैट मोशन ऑफ पोजीशन रेस्ट में है या मूविंग कंडीशन में है। तो ये वाली रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आ जाएगा। फिर देखा कि मोशन क्या होती है, तो मोशन को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया, चेंज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। चेंज इन पोजीशन में चेंज को ही हम मोशन कहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन
बेस डायमेंशन के आधार पर उन्होंने 3 सब कैटेगरी बना दी, 1D बॉक्स, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो एग्जाम्पल 1 डायमेंशनल को समझने के लिए देखते हैं कि हम ऑब्जर्व करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं लीनियर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये कार है जो स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही है, तो लीनियर मोशन हो गई वो। और फ्री फॉल मोशन हो गई, वो एक एक्सिस के सापेक्ष हो गई, तो 1 डायमेंशनल हो गई वो। तो फ्री फॉल मोशन के अंदर हम देखते हैं भाई कोई वस्तु नीचे की ओर जा रही है, कोई बॉल है नीचे की ओर सीधी जा रही है, तो ग्रेविटी उसके अंदर लग रही है, जी एसिलेरेशन ग्रेविटी, एसिलेरेशन ग्रेविटी के बराबर हो गया। तो वो फ्री फॉल मोशन एक अक्ष में जा रही है, तो वो वाली चीज़ 1D के अंदर आ गई। ट्रेन मोशन इन स्ट्रेट रेलवे पाथ, एक ट्रेन है जो स्ट्रेट रेलवे पाथ के अंदर फॉलो कर रही है, तो वो 1D के अंदर आ गई। तो वो हम 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर कैटेगरीज आपको समझ में आ गई। 1D बॉक्स मतलब एक एक्सिस के सापेक्ष मोशन करना ही 1D के अंदर आ गया। 2D के अंदर कैसे देखेंगे, तो इफ़ एनी ऑब्जेक्ट, उन्होंने आइजैक न्यूटन ने देखा कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट मोशन इन प्लेन, एक प्लेन के अंदर XY प्लेन के अंदर जो मोशन हो रही है उसको उन्होंने 2D मोशन के अंदर रख दिया। तो एनी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन, एक कार है जो सर्कुलर मोशन के अंदर रख रही है, तो ये एक प्लेन के अंदर हो गया, तो ये 2D मोशन मतलब X और Y डायरेक्शन के अंदर घूम रही है, तो वो 2D के अंदर आ जाएगा। एनी ऑब्जेक्ट बॉल एन एंगल ऑन वर्टिकल डायरेक्शन, एक बॉल को हम वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब प्रक्षेप पे गति आ गई है, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसको वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकेंगे तो वो सेकंड 2D के अंदर, क्योंकि वो एक एक्सिस के तरफ भी जा रही है और वाई एक्सिस की तरफ भी जा रही है, तो वो वाली चीज़ हो गई। और 3D के अंदर इन स्पेस मोशन, स्पेस के आकाश में जो मोशन होती है उसको 3D मोशन के अंदर रख दिया। तो किसी उड़ते हुए पक्षी की गति, एयरप्लेन मोशन, गैस एटम मोशन, गैस के अणुओं की गति, ये वाली चीज़ 3D मोशन के अंदर आ गई। अब ये सब कैटेगरी हो गई मेनली। फिर बाद में उन्होंने देखा दूसरे आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मतलब 2D 3D, तो वो तो डायमेंशन के आधार पे हो गई भाई, वीमा के आधार पे भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के आधार पे। और फिर बाद में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर उन्होंने क्या देखा, 3 कैटेगरी का देखा, लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन है हो गई भाई, एक कार है जो मोशन ऑफ ए कार इन पाथ, एक फिक्स पाथ के अंदर, तो लीनियर मोशन ये हो गई, तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन कह दिया उन्होंने। एक रोटेशन मोशन हो गई, फैनी ऑब्जेक्ट मोशन इन फिक्स एक्सिस के पास पाथ फॉलो कर रही है, एक फिक्स एक्स के सापेक्ष उसी, तो फैन की गति रोटेशन मोशन के अंदर। ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेशन मोशन, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट मोशन इन ए फिक्स स्टेट, एक स्टेट के सापेक्ष फिक्स टाइम में फिक्स स्टेट को दोहरा रही है, तो दोलन गति आ गई है ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेशनल कंपन गति मतलब स्प्रिंग के मोशन, स्प्रिंग के मोशन के अंदर वो दोलन ऑसिलेटरी मोशन आ गई, तो ये वाली चीज़ हो गई। फिर उन्होंने मोशन को डिफाइन करने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमारे को पढ़ना ज़रूरी है, तो हमारे को देखते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए फिगर देखते हैं फर्स्ट, तो उसके अंदर देखते हैं कि एक लड़का है ए पर खड़ा हुआ है और जो बी पर फॉलो कर रहा है, तो एक तो इस वर्तीय गति के अंदर मतलब इस पाथ को फॉलो कर रहा है, एक सीधा पाथ को फॉलो कर रहा है, तो इसके अंदर डिस्टेंस तो कौन सी हो गई, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो, और एक मतलब विस्थापन जो सीधी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो हम सीधी डायरेक्शन वाले को तो डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, और जो वर्तीय गति के अंदर मतलब एक पूरा पाथ फॉलो कर रहा है, ए से सी, सी से गया बी, तो ये वाली चीज़ तो हो गई ए से सी और सी से गया बी, वो तो डिस्टेंस हो गई दूरी, और ये सीधी जो पाथ फॉलो कर रहा है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। चलो दूसरे एग्जाम इसमें समझ में नहीं आएगा तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे कोई लड़का ए पे खड़ा हुआ है, तो ये ए से बी पे, तो इसके अंदर दूरी और विस्थापन देखते हैं कि ए से बी गया और बी से सी गया, तो ये वाली चीज़, तो ए से बी डिस्टेंस तो कौन सी हो गई, ए बी प्लस बी सी, तो ये वाली चीज़ ए से बी गया फिर बी से सी गया, तो ये तो दूरी के अंदर आ जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट किसको कह देंगे हम, ए सी को, सीधी दूरी, ए सी बराबर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये वाली चीज़ सीधी दूरी देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के अंदर, विस्थापन के अंदर। और ये जैसे सर्कुलर पाथ के अंदर हो गया, सर्कुलर किसी वर्त के अंदर देखते हैं इसकी आर त्रिज्या है, तो ए से वापस ये ए पे ही आ रहा है कार लेके,
तो देखते हैं कि डिस्टेंस तो इसके अंदर क्या हो गई 2πr, क्योंकि इसके अंदर ये फॉलो कर रहा है पाथ को, और इसके अंदर विस्थापन कितना हो गया, तो इसके अंदर विस्थापन 0 हो गया, क्योंकि वापस वहाँ पे सीधी दूरी, तो यहाँ पे वापस उसी स्थान पे आ गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और यहाँ पे एक देखते हैं कि अर्धवृत्त के अंदर आर है ये, तो इसके अंदर क्या होगा डिस्टेंस, तो इसके अंदर πr हो गई, ए सी बी πr, मतलब इसका πr स्क्वायर होता है, और इसकी दूरी 2πr होती है, 2πr होती है पूरी 2πr, तो उसके हाफ हो गया अर्धवृत्त के अंदर 2πr हो गई इसकी। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया r+r, सीधी दूरी r+r, तो 2r हो गया। तो और इसके अंदर देखते हैं कि ए बी के अंदर ए से बी के ऊपर लड़का गया, तो दूरी कितनी हो गई ए बी, और विस्थापन भी इसके अंदर ए बी हो गया। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर क्या अंतर हो गया। दूरी मतलब एक दूरी तो है स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, और डिस्प्लेसमेंट है सदिश राशि, सीधी दूरी, डायरेक्शन हो जिसकी, तो वो डिस्प्लेसमेंट के अंदर आ गई। तो मेनली डिवाइडेड आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन वी कैलकुलेटेड डिस्टेंस, डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कह दिया, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट एक्स से डिनोट करते हैं हम। तो स्केलर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और जिसका डिस्प्लेसमेंट मतलब इस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी के अंदर कह देते हैं। तो ये फिर दूसरे डिस्टेंस नॉट जीरो ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस देख इन ऑब्जर्वेशन से देखा कि डिस्टेंस तो जीरो या पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती दूरी। और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो प्लस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। तो ये वाली चीज़ देखी। फिर स्पीड किसे कहते हैं, तो स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब दूरी के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसको स्पीड कह देते हैं हम। चाल, स्पीड मतलब चाल, तो दूरी के सापेक्ष जैसे 2 सेकंड के अंदर 2 मीटर दूरी तय की, फिर बाद में 3 सेकंड के अंदर 4 मीटर तय की, तो 4 - 2 अपॉन 4 - 2, तो 4 सेकंड माइनस 1 सेकंड में किया। तो ये चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस के अंदर जो चेंज हो रहा है वो उसको चाल के, तो ये समझ में आ गया होगा कि 2 मीटर से स्पीड मतलब डिस्टेंस के रेस्पेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस में परिवर्तन को ये हम स्पीड कह देते हैं। वेलोसिटी, और ये स्केलर क्वांटिटी है स्पीड। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि उस 2 सेकंड के अंदर 2 मीटर का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट तय किया, फिर उसमें 4 मीटर का तय किया, तो दोनों में से 4 में से 2 घटा के और 1 में से 2 घटा के वो वाले देख लेंगे टाइम रिस्पेक्ट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वेलोसिटी हो गई। भाई एक बॉल को हम फेंकेंगे तो वो 4 मीटर जाएगी, फिर वापस, तो वो देख लेंगे अपन की डिस्प्लेसमेंट में चेंज कैसे हो गया, फिर टाइम फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर के 4 मिनट में कितना किया, और 4 सेकंड में कितना किया, और 2 सेकंड के अंदर कितना किया होगा, तो 4 में से 2 घटा देंगे टाइम में से, और वो हो जाएगा वेलोसिटी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो dv अपॉन dt चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन भी वही हो गया कि वेलोसिटी में कैसे चेंज हो रहा है। जैसे हम कार को चला रहे हैं तो उसकी कभी गति बढ़ रही है, वेलोसिटी उसकी, वेग उसका बढ़ रहा है, और फिर उसकी कम हो रहा है, तो फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर देख लेंगे कि कितना टाइम में कितनी गति की उसने। तो ये वाली चीज़ एक्सेलरेशन के अंदर त्वरण की गति की, भाई वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो फिर बाद में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा उन्होंने। तो इट इज़ मीन्स वेलोसिटी दैट नो चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सेम टाइम में सेम वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट मीन्स वेलोसिटी सेम टाइम में सेम नहीं है। तो इन दिस कंसेप्ट एक्सेलरेशन इन एडिशन, तो ये वाली चीज़ मेनली हमने देख ली। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, तो अच्छी तरीके से आज आपको समझ में आया होगा। क्लासिकल मैकेनिक्स की स्टार्ट हो गई है, तो मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो। और क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टार्ट कर दिया है आज से। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मैं कल से आपको पढ़ाऊँगा इसके अंदर फोर्स का, फोर्स क्या होता है कि वहाँ पे उन्होंने कारण गति की हुई, तो फोर्स को देखेंगे हम। भाई बैलेंस फोर्स क्या होता है, उसके अंदर फ्रिक्शन क्या होता है, ये वाली चीज़ हम देखेंगे। फिर बाद में उसको अप्लाइड फोर्स क्या होता है,
फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स को किन किन कैटेगरीज के अंदर, टू कैटेगरीज के अंदर इफेक्ट ऑफ फोर्स है, सेट ऑफ इन मोशन बाई टू कैटेगरीज के अंदर इफेक्ट ऑफ फोर्स है, टाइप ऑफ फोर्स है। तो सेट इन मोशन, चेंज इन स्टॉप ऑफ द मोशन, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज द शेप ऑफ डायरेक्शन, इसके आधार पर फोर्स को डिफाइन करेंगे हम। फिर बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, फिर बाद में उसके किससे मेजरमेंट करते हैं फोर्स को, ये वाली चीज़ देखेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस से हम मेजरमेंट करते हैं। और न्यूटन्स के फिर लॉ पढ़ेंगे, सेकंड लॉ मोशन, इनर्शिया क्या होता है, नॉन इनर्शिया जड़त्व से फर्स्ट लॉ कैसे आया। फिर हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे कि वेग में परिवर्तन, मतलब मोमेंटम में परिवर्तन की दर को प्रोपोर्शनल होता है वो फोर्स के, तो वाली चीज़ सेकंड लॉ में। और एक्शन रिएक्शन पे थर्ड लॉ के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट में करके बताना कि, और अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू क्लासिकल मैकेनिक्स। थैंक यू गाइज।